नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल निपुण बंसल सॉल्यूशन नोट्स पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर्स की नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 लेसन फर्स्ट संसाधन। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है संसाधन। आज हम संसाधनों के बारे में देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उन्हें संसाधन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि संसाधन वही कहलाता है जो मानव के लिए उपयोगी होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सकता है उसे संसाधन कहा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला, संसाधन में एक वस्तु तथा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। कहने का अर्थ यह है कि किसी वस्तु की उपयोगिता ही, कहने का अर्थ यह है कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन या बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। हम प्रत्येक वस्तु को संसाधन नहीं कह सकते, बशर्ते वह संसाधन तभी कहलाएगा जब वह मानव के लिए उपयोगी होगा। इसमें सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, लेकिन कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है तथा कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब देखिए, जो संसाधन होते हैं, संसाधन वह होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वह वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। अब बात आती है कि संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान भी हो सकते हैं और संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान भी नहीं हो सकते। जैसे अब कई संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, जैसे खनिज मूल्यवान होते हैं, लेकिन प्रकृति का मनोरम दृश्य, मान के चलो हम कहीं पर भी कोई मनोरम दृश्य देख रहे हैं तो वह मूल्यवान नहीं होता। तो इसका अर्थ ये है कि जो मूल्यवान नहीं है या जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उपयोगी नहीं है। संसाधन सभी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों, ये समझ आ गया होगा आपके कि संसाधन का अर्थ क्या है, कि संसाधन वह वस्तुएं हैं जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। इसके बाद आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, उसे पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट का अर्थ ये होता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी विचार अपनाया जाता है या कोई भी इन्वेंशन या आविष्कार किया जाता है और उस पर उसका एकमात्र अधिकार होता है, उसे हम पेटेंट कहते हैं। जैसे कि हम मार्केट्स में बहुत सारे ब्रांड्स देखते हैं, जैसे कि कोलगेट, बबूल, शिवाका, इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब इन ब्रांड्स ने अपने नाम को पेटेंट करा रखा है, क्योंकि इस नाम के अधिकार का उपयोग सिर्फ ये ही कंपनियां कर सकती हैं। जैसे अब पेटेंट को हम और अच्छे ढंग से समझें कि दादी के घरेलू नुस्खे। अब स्वाभाविक बात है, जैसे दादी के घरेलू नुस्खे होते हैं, तो दादी के घरेलू नुस्खे का मतलब है जुकाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई, खांसी की दवाई, जो कि सामान्यतः घरों में पुराने ज़माने में जो दादियाँ होती थी, तो दादियों के द्वारा जो नुस्खे अपनाए जाते थे, उन नुस्खों को यदि हम मेडिकल की दुकान पर बेचें किसी नाम से, तो उसे हम पेटेंट कहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि उस ब्रांड को
पेटेंट कहते हैं जिस ब्रांड का उपयोग किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, उसे पेटेंट कहा जाता है। और जब वे मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो ये अधिक आर्थिक मूल्यवान हो जाते हैं, तो ये अधिक आर्थिक मूल्यवान हो जाते हैं। इसके बाद आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या होती है? प्रौद्योगिकी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी, अर्थात प्रौद्योगिकी क्या होती है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है जब हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे होते हैं और उसमें हम नवीन तकनीक काम में लेते हैं, उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ संसाधन तभी बनेगा जब उसमें कोई प्रौद्योगिकी काम में ली जाएगी। किसी प्रौद्योगिकी के काम लेने के बाद ही वह संसाधन बन सकता है। इसके बाद देखते हैं हम संसाधनों के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो देखिए, सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना जो काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज या वृक्षों से प्राप्त किए जाने वाले खाद्य वस्तुएं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। या सामान्यतः उदाहरण हम धातुओं का ही लेकर चलें तो जो धातु हमें प्राप्त होती है, जैसे पत्थर है, वो हमें जैसा प्राप्त हो रहा है, हम उस पत्थर को कम संशोधन करके या अत्यधिक हमें उसे संशोधन नहीं करना पड़ता और हम उसका हम बिना संशोधन किए ही उपयोग में लेते हैं, जिसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके आगे देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार, जिनमें सबसे पहला आता है वास्तविक संसाधन। सबसे पहले है वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन वह संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और उन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। और उन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। तो कुल मिलाकर वास्तविक संसाधन किसे कहेंगे? वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी मात्रा ज्ञात है। जिनकी मात्रा ज्ञात है कि इस क्षेत्र में इतनी मात्रा में ये खनिज प्राप्त होगा या इतना पेट्रोलियम प्राप्त होगा या ये धातु प्राप्त होगी। तो कहने का अर्थ है कि वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूहर प्रदेश में कोयला। अब हमें ये पहले से ही ज्ञात है कि रूहर प्रदेश में कितनी मात्रा में कोयला विद्यमान है। और इसी प्रकार से पश्चिमी एशिया में खनिज तेल। अब आता है संभाव्य संसाधन। अब हम यदि संसाधनों को देखें तो वास्तविक संसाधन तो वो संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। और संभाव्य संसाधन वो होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और इनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और साथ ही वर्तमान में वह प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है जिसके दम पर इनकी संभावनाओं को ज्ञात किया जा सके या इनकी मात्रा को ज्ञात किया जा सके। लेकिन भविष्य में संभावना है। अब संभाव्य का अर्थ है संभावना है कि शायद हम भविष्य में इनका उपयोग करेंगे। भविष्य में हम इनका उपयोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, यानी इनकी संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती
और इस समय इनका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। लेकिन संभाव्य का मतलब होता है संभावना, यानी संभावना है कि हम भविष्य में इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहला आता है जैव संसाधन। सबसे पहले है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो सजीव होते हैं या जिनमें जीवन विद्यमान होता है। जैव का मतलब है जिनमें जीवन विद्यमान है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन कौन से होते हैं? जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन विद्यमान होता है, जैसे पौधे और जंतु। अगला है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होंगे? वे संसाधन जिनमें जीवन विद्यमान नहीं है, अर्थात निर्जीव हैं, उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा, चट्टान या खनिज। मृदा, चट्टान या खनिज। इसके बाद है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में। प्राकृतिक संसाधनों को यदि हम विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। पहला है नवीकरण योग्य, पहला नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। तो जो नवीकरण योग्य संसाधन है वह वो संसाधन कहलाते हैं जिसे हम नॉर्मली तरीके से सीखते हैं कि नवीकरण का मतलब होता है जिसे पुनः निर्मित किया जा सकता है या जिसे पुनः नवीन बनाया जा सकता है। और अनवीकरण संसाधन वो होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाना संभव नहीं है या जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं? इनके भंडार असीमित होते हैं, यानी कि जो नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं इनके भंडार असीमित होते हैं और इन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की अपार संभावना है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगातार प्राप्त होता रहेगा और यदि हम सौर ऊर्जा का लगातार उपयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से पवन भी लगातार चलती रहेगी तो हम पवन ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये नवीकरण योग्य है और इनके भंडार असीमित है। और अनवीकरण योग्य संसाधन, इनके भंडार सीमित हैं। जो अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं इनके भंडार सीमित होते हैं और एक बार इन्हें उपयोग में लेने के बाद इनके भंडार समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, खनिज तेल। पेट्रोलियम, कोयला, खनिज तेल या प्राकृतिक गैस, यानी कि जिनके निर्माण में हजारों वर्षों का समय लगता है, जिनके निर्माण में हजारों वर्षों का समय लगता है। अब देखिए वापस से कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, वो वास्तविक संसाधन। और संभाव्य संसाधन कौन से होते हैं? वह संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और संभाव्य का मतलब जिनकी संभावना है कि भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो, जैव और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन कौन से हैं? जो सजीव होते हैं वो जैव, और जिनमें जीवन व्याप्त होता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। और वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता या निर्जीव होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार से हमने पढ़ा नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जिनके भंडार असीमित होते हैं और इसी प्रकार से अनवीकरण योग्य संसाधन के भंडार सीमित होते हैं। नवीकरण को हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, अनवीकरण की हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते।
यदि आपसे नवीकरण के उदाहरण पूछे जाएं तो क्या होंगे? जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और नवीकरण के क्या उदाहरण होंगे? वेरी गुड, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इससे आगे देखिए। इसके बाद है वितरण के आधार पर संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधन को हम दो भागों में बांटेंगे, सर्वव्यापक और स्थानिक। वितरण के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, सर्वव्यापक और स्थानिक। हम यदि सर्वव्यापक को देखें तो सर्वव्यापक क्या होता है? जो सभी जगह विद्यमान है, वह संसाधन जो सभी जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक, सभी जगह व्याप्त है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा जो सर्वव्यापक है, सभी जगह विद्यमान है। और एक है स्थानिक। स्थानिक वो संसाधन होते हैं जो किसी स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सोना, खनिज तेल। अब कहने का मतलब ये हुआ कि खनिज तेल पूरी पृथ्वी पर तो मिलते नहीं है, सोना पूरी पृथ्वी पे तो विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ निश्चित स्थानों पर ये पाए जाते हैं। तो स्थानिक संसाधन वो होते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ में बैठ गए। सर्वव्यापक जो सभी जगह विद्यमान है वो सर्वव्यापक, और वह संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। अब आता है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी द्वारा मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। यानी कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? जब मानव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, प्रौद्योगिकी का या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संसाधनों का निर्माण करते हैं तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब आता है मानव संसाधन। अब देखिए, मानव निर्मित संसाधन में जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज है, जैसे कि लोहा है। अब लोहे से यदि हमने मशीन बना दी, बस बना दी, ट्रक बना दी, तो जो मानव है वो क्या करता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है लोहा, उसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वह उसे मशीन में परिवर्तित कर रहा है। तो इसका मतलब है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब आता है मानव संसाधन। मानव अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो मानव संसाधन का अर्थ क्या है? मानव अधिक संसाधन बनाने के लिए, मानव अधिक संसाधन तभी बना सकता है जब उसके पास उसे बनाने का अत्यधिक ज्ञान और कौशल विद्यमान है। कहने का मतलब ये है कि हमें यदि कंप्यूटर बनाना है या हमें मशीन बनानी है तो हमें मशीन बनाने का ज्ञान और यानी कि प्रौद्योगिकी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना तकनीकी के हम इन संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकते। अब आता है मानव संसाधन विकास। अब आता है मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास क्या है? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो मानव संसाधन विकास का मतलब क्या हुआ? मानव संसाधन विकास का मतलब है कि जब मानव द्वारा अधिक संसाधनों के निर्माण के लिए, मानव यदि अधिक संसाधनों का निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए लोगों की कौशल में, अब मानव निर्मित विकास मानव संसाधन विकास में अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना। ठीक है, इसके बाद आता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। कहने का मतलब है संसाधन संरक्षण या संसाधनों को प्रिजर्व रखना किसे कहते हैं? तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, यानी कि जितने संसाधनों की हमें जरूरत हो उतने ही संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पेट्रोल है,
तो हमें पेट्रोल का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कोयला है, हमें ये पता है कि इनके भंडार सीमित है। जब इनके भंडार सीमित है तो स्वाभाविक बात है कि इनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। तो हमें इनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। हमें अपनी आवश्यकता से ज़्यादा या बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, और उसे नवीकरण के लिए भी समय देना चाहिए, जिससे कि आसानी से इतने समय में ये पुनः पूर्ति भी इसकी होती रहे। फिर आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, यानी कि जो वर्तमान संसाधन है उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना, जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की, कहने का मतलब है वर्तमान में जो संसाधन है उनका इस तरीके से उपयोग करना कि स्वयं भी उपयोग कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी उन्हें सुरक्षित रख सकें। ऐसा नहीं है कि आने वाली पीढ़ी हमसे ये प्रश्न पूछे कि आपने हमारे लिए इन चीज़ों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा। तो अर्थात आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते रहें, उन्हें हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है या कोयला है जिसका उपयोग हम भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे सुरक्षित रखना। अब आने वाली पीढ़ी क्या करेंगी? स्वयं उपयोग करेंगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रखेंगी। इस तरीके से इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।